हेलो अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों का? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। अच्छा कैसी चल रही है भाई? मुझे वो लोग बताएं जिनका रमजान में वजन कम होता है। क्या है, कैसे कम होता है रमजान में वजन? हमारे तो फेनियाँ और दही बड़े और पकौड़े और पराठे और खजले और यही माशाल्लाह चल रहे हैं, तो वजन तो हमारा बढ़ जाता है रमजान में। इसीलिए तो फिर देयर आर पीपल हु डू नॉट हैव द फेनियाज एंड द खजलेज एंड एवरीथिंग, तो उनका नहीं बढ़ता। मतलब बड़ी सिंपल सी बात थी, पता नहीं क्यों आपने वो ऑन एयर मुझे तो अगर मैं ना खाऊं ना, मुझे स्ट्रेस होता है फिर सहरी में कि मुझे रोज़ा बीच में तंग करना शुरू हो जाएगा। नहीं करता, लेकिन बस पता नहीं एक साइकोलॉजिकल चीज़। सहरी के वक्त अपने आप से क्यों नहीं बात करते कि मैं फिलहाल जो आजकल का बड़ा आपको पता है ना, बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है ये वर्ड फिलहाल क्या होता है, तो फिलहाल मैं इतना ही खाऊंगा और फिर इफ्तारी पे बाकी खा लूंगा। फिलहाल हमने सोचा है किया जा सकता है। फिलहाल हमने सोचा है कि हुमा अमीर शाही हमारे साथ जो होस्ट करेंगी, उसके बाद हम देखेंगे। आज देख आपको पता ना एग्जैक्टली हम क्या बात कर रहे हैं। वी डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट ये टर्म जो है ये बड़ा इन डिस्कशन है। इट हैज़ बीन यूज्ड बाय अ वेरी फेमस एक्टर ऑफ आवर्स इन अ वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, जिसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें बड़ी हंसी आ रही थी कि मतलब कोई कहे फिलहाल। मेरा ख्याल है कि हमारे जो मर्द हजरात हैं उनकी सारी इस्लामिक डिस्कशन जो है वो 4 शादियों की इजाज़त और ना इजाज़त से शुरू होती है और उसी पे ख़त्म हो जाती है विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट के किस ज़माने किन सर्कमस्टेंसेस में ये हुक्म आया और उसके बाद उसकी क्या कंडीशंस हैं आगे, और उससे पहले उस माशरे में क्या रिवायत थी, क्या रिवाज था। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैरिजेस हुआ करते थे। और लेकिन कितने कैजुअली कोई कह दे कि जी फिलहाल मेरी यही बीवी है और उसके बाद उस बात को डिफेंड किया जाए। जो उसकी एक्सप्लेनेशन आई है ना कि फिलहाल मैंने इसलिए कहा और इसलिए ये कहना चाहिए, मतलब इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ उर्दू तो स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के हमारे अदाकारों को हो जानी चाहिए कि उस आपकी एक्सप्लेनेशन में भी फिलहाल फिट नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ये कहा अब हम कि फिलहाल मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि कल को मुझे कुछ हो जाए तो अभी मेरी यही, तो कल को अल्लाह ना करे भाई साहब किसी को भी कुछ हो जाए तो उसके बाद तो आपका कोई लेना देना इवन देन ये वर्ड फिट नहीं होता। एनीवे वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट बिकॉज फिर वो एवं किस्म की डिस्कशन हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की जो छुट्टियां हैं उनका ऐलान कर दिया। सो दैट इज़ गुड। काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी होने वाली नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क में पीर यानी 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल यानी 2 अप्रैल तक ईद की सरकारी तातीलात होंगी। सो दैट वुड नॉट मेक द एंटायर वीक दो, क्योंकि उसमें भी आपको पता है बीच में एक वो रह जाता है फ्राइडे, जुमेरात है ना, जुमेरात तो जुमा खोल लेते हैं। एग्जैक्टली भाई, पीर मंगल बुध छुट्टी होगी, लेकिन आपको हफ्ता और इतवार साथ मिल रहा है। सो यू आर गेटिंग अ वेरी वेरी लॉन्ग वीकेंड। 2 दिन आपको दोबारा काम पे जाना है और उसके बाद आपकी फिर 1 या 2 छुट्टियां आ जाएंगी। सो सैटरडे एंड संडे एंड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। सब लोगों को समझ आ गई है? अच्छा, ये हिसाब होना बड़ा जरूरी होता है। बहुत अच्छा आपने हिसाब बता दिया, लेकिन ये सारा हिसाब ना ये आप लोगों के लिए है, हम आपके साथ नहीं होंगे। मतलब ईद होगी, चांद रात होगी, उससे 1 दिन पहले, उसके 2 दिन बाद, व्हाटएवर यू नेम इट, हम आपके साथ ही होंगे। तो ये वैसे इंशाल्लाह, तो ये वैसे हम आपको बता रहे थे कि ऑफिशियली छुट्टियां जो हैं दे आर अगेन फ्रॉम बहुत से लोग पता है ट्रैवल का प्लान कर रहे होते हैं 31 to 2 अभी भी उन्हें कंफर्म नहीं होता, और ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कभी इम्कानात हैं चांद नजर आने के और ऑन द 30th ऑफ मार्च। और ये बताया गया है हमारे जो साइंसदान हैं महकमा मौसमियात की तरफ से कि चांद की उम्र होगी 30th ऑफ मार्च को 27 घंटे और गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद 70 मिनट तक आसमान पे मौजूद रहेगा। तो देख सकेंगे। हाँ, आप नेकेड आई से चांद का बराह रास्त मुशाहिदा कर सकेंगे। सो देयर आर ब्राइट चांसेस के चांद नजर आ जाए और 31 मार्च मंडे वाले दिन इंशाअल्लाह खैर के साथ ईद हो। सो ऑल दोज हु आर प्लानिंग टू ट्रैवल, बच्चों ने नानी के घर आना है, दादी के घर जाना है, कहीं भी ट्रैवल करना है या फिर आपके घर लोगों ने आना है, हो सकता है आपकी अब्बू अम्मी ने आपकी तरफ आना हो, मतलब बहुत सी भी हो रहा होता है ना। आप इस हिसाब से अपना इरादा बना लें और फिर पता है क्या दावतें भी स्केड्यूल करनी होती हैं कि पीर को होगी कि मंगल को होगी। वो तो मेरा ख्याल है बड़ी फैमिलीज में वैसे अब्दुल्ला ये सेट होता है कि जी दिन के खाना जो होता है वो हमारी तरफ है, रात को फुप्पो की तरफ होगा, अगले दिन खाला, मतलब ये काफी स्केड्यूल हमने आपको बता दिया है कि आप ये ना समझिएगा कि हाँ जी संडे थे, ब्राइट चांसेस के मंडे को ही है, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी रखें। हो गई? ठीक है जी, ओके जी, चले ये भी हमने कर ली बात, क्योंकि अब कम दिन ही ऑब्वियसली रह गए हैं, आपको पता ही है। अब जरा आ जाते हैं टफ सवालों पे।
हाँ तो ये सब कुछ हमने करना है। अब यही कहा जा रहा है कि भाई बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। सियासी और अस्करी क़यादत ने फैसला कर लिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। पाक अफवाज के सरबरा जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी वाज़े कर दिया है कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा, कोई तहरीक, कोई शख्सियत नहीं हो सकती। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास में कल इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी ताकत से निपटेगी। कमेटी ने रियासत की पूरी ताकत के साथ इस खतरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और एक मुतफ़क्का सियासी अज़म पर जोर देते हुए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तेफाक की ज़रूरत पर जोर दिया। कमेटी ने दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद और दहशतगर्दी व जुराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। कमेटी ने इस बात का इआदा किया कि दुश्मन कुव्वतों के साथ मिली भगत से काम करने वाले किसी भी इदारे, फ़र्द या गिरोह को पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अच्छा जी, आपको बताएं कि अफ़गानिस्तान के मामले में भी अब पॉलिसी बदलती नज़र आ रही है। अफ़गानिस्तान से जिरगे भी चल रहे हैं, लेकिन दीगर ऑप्शंस भी इस्तेमाल किए जाएंगे। खैबर तोरखम बॉर्डर 26 रोज़ की तवील बंदिश के बाद आज से खोला जा रहा है, लेकिन जारहाना पॉलिसी भी साथ चलेगी। एक जंग की कैफियत में, तो इसका मतलब है पार्टी के दौर से बिल्कुल कर चुकी है कि हम इनको रूट आउट करेंगे, रूट आउट करेंगे। देखें, वो टारगेटेड ऑपरेशन हो, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो या जंग हो, हम इनको बाहर निकालेंगे, इनको रूट आउट करेंगे, ये फैसला हो चुका है। हम कह रहे हैं कि हम जंग लेकर उनकी दहलीज तक जाएंगे जो पाकिस्तान में हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से बार बार दरखास्तों के बावजूद तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कोई एक्शन करती दिखाई नहीं दे रही है। पाकिस्तान अब मजबूर हो गया है कि दहशतगर्दों का उसका हर जगह पीछा करे, जहां भी वो छुपे हुए हों उनको टारगेट किया जाए। हॉट परसूट में अगर अफगानिस्तान में भी जाना पड़ता है तो देखें, हमने अफगानिस्तान के साथ बहुत दफ़ा कहा है कि आप इनको कंट्रोल करें। अगर वो कंट्रोल नहीं होते, उनसे कंट्रोल नहीं होते, बिकॉज उनका आपस में जो है काबुल और काबुल दूसरे शहरों में जो जहाँ जहाँ भी उनके पावर सेंटर्स हैं उनमें आपस में इख्तलाफात जो है इस वक्त बैन अवी मीडिया की जीनत बने हुए हैं। तो उस सूरत हाल में अगर हॉट परसूट हमें करनी पड़ती है और उनके अंदर जाके जो हमारे दुश्मन वहाँ पे बैठे हुए हैं उनके साथ जो है डील करना पड़ता है या उनको जड़ से उखाड़ना पड़ता है, तो ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है, कोई यारी दोस्ती का मसला नहीं है। ये कोई मेरा मतलब गुड़ी गुड़ी जो है इसमें बिहेवियर रखना जो है, मैं समझता हूँ इट विल बी डेट्रीमेंटल टू आवर नेशनल सिक्योरिटी। मैं तो बड़े वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूँ कि हमारा दुश्मन जहां भी बैठा होगा वील परसू हिम। अच्छा, ये सारी बातें तो आपने सुन ली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब तक कौमी पॉलिसी के साथ हम आहंग दिखाई नहीं देती। और आपको पता है, कोई भी इशू, अफगान शहरियों की वतन वापसी का मामला हो या दहशत गर्दों के हुकूमत और वफाक में फासले जो हैं वो नजर आ रहे हैं। मतलब कल तो वो बैठे ही नहीं वहाँ, ये दिस इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। और आइडियल नताइज के लिए आपको पता है सभी हुकूमतों और स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा। और दीज आर वेरी अनप्रेसिडेंटेड सिनारियो तो नहीं हम कहेंगे, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इस किस्म के सिनारियोज ऐसे हो चुके हैं, लेकिन ये तभी हल होते हैं जब सारे एक साथ और एकदम भी ब्लो आउट हुआ है ना मामला। मतलब अब इसे कुछ भी कह लें, जाहिर है 24 घंटे 48 घंटे में दर्जनों हमले अगर हो रहे हैं, सो यस दिस इज अलार्मिंग। ये बड़ी फिक्र और ये देखते हुए भी सारे अगर इकट्ठे ना हो तो व्हाट एल्स विल ब्रिंग एवरीबडी ऑन द सेम पेज। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि मतलब जो रिलक्टेंट होते हैं कि जी हम नहीं आएंगे। कल पूरा नेशनल एक्शन प्लान पे भी बात हुई है, सलामती काउंसिल की मीटिंग हुई है, तब एक पॉलिटिकल पार्टी है विच रिफ्यूज टू बी अ पार्ट ऑफ द होल कॉन्वर्सेशन, वेयर एज मतलब उनका सूबा जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है।
तो उनको होना चाहिए था इस सारी कॉन्वर्सेशन में, वरना फिर आपको पता ही है, मतलब ये बड़ी पुरानी बातें, दे डोंट नीड टू बी रिपीटेड, लेकिन जो दुश्मन होता है वो बड़ा एम्बोल्डन हो जाता है। दे आर द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स। जब आपको दरारें नजर आती हैं ना किसी भी जगह पे, आप सोचिए कि कोई पॉट है, कोई ग्लास है, कोई कांच की चीज है, जब क्रैक नजर आएगा तो दुश्मन हल्की सी जरब लगाएगा, वो टूट जाएगी। उसके लिए तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, आइडियल सिनेरियो होता है। सो अगर आप दुश्मन को एम्पावर करना चाहते हैं तो आप सर्टनली इस तरह के फैसले करें कि हमारे लिए तो पहले फलाना कर दो, तो पहले ढिमकाना कर दो, तो पहले इससे मुलाकात करा दो, तो पहले ये करा दो, तो फिर ये करा दो, तो फिर हम बैठ जाएंगे। और इनिशियली यही फैसला हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इजलास में शिरकत करेगी, ऐसी ही खबरें थी, बल्कि वो कह भी रहे थे they were just waiting for an okay from बानी पीटीआई, जो ओके नहीं आएगा। उन्होंने यही कहा था कि वैसे तो वी आर ऑल रेडी एंड वी शुड बी देयर एंड एवरीथिंग, हम ओके के इंतजार में, वो ओके तो बिल्कुल ही नो हो गया। तो वो ओके कभी नहीं आएगा, और सर्टनली हम सबको अंदाज़ा भी था कि वो कभी ना इस तरह के मौक़ों पे आया है, ना आएगा, ना शायद कभी आइंदा उम्मीद रखनी चाहिए। और ये जो दीगर पार्टियों को ताने दिए जाते हैं ना कि तो गैर जमहूरी पार्टियां हैं और इसमें किसी की से नहीं है और ये ख़ानदानी सियासत पे यकीन रखते हैं और मौरूसियत पे पार्टियां चल रही हैं, तो यहाँ भी सिर्फ वन मैन शो है। तमाम लोगों की राय एक तरफ, अगर वीटो कर दिया बानी ने तो फिर कोई नहीं उसको चैलेंज कर सकता। बड़े बड़े जोमा हों, बड़े बड़े वकला हों, बड़े बड़े डिग्री याफ्ता हों, बड़े बड़े वोट बैंक रखने वाले हों, वैसे वोट बैंक तो सिर्फ उन्हीं का है। सो इसलिए किसी की कोई हैसियत नहीं है अगर बानी पीटीआई ने कह दिया कुछ भी। अच्छा जी, अफगानिस्तान हुकूमत के साथ वो जिरगे की जो हमने बात की थी उसकी डिटेल ले लेते हैं, और अरशद अजीज़ मलिक ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं, रेजिडेंट एडिटर द न्यूज़ पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक साहब, ये बताइएगा कि अफगानिस्तान जो जिरगा भेजा गया था, क्या उससे जो नताइज एक्सपेक्टेड थे या जो हम चाहते थे, आपकी नज़र में वो हासिल हुए? रिसेंटली हमने देखा कि अगर आप देख लें जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है तो राब्ते तमाम के तमाम जो हैं वो अफगानिस्तान में होते हैं। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में आप देख लें उलमा की जितनी बातें हो रही हैं, जितने वाकयात हो रहे हैं, तो वो तमाम के तमाम अफगानिस्तान से हो रहे हैं। अभी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि इसको बातचीत की जाए, तो वफाकी हुकूमत ने कहा कि ठीक है आप बातचीत कर लें। अभी जो एक जिरगा बनाया जा रहा है उसके अंदर पहला एक भिजवाया जाएगा जिरगा जो वहाँ पे टर्म्स एंड इसके जो ड्यूआर्स हैं उनको तय करेगा, उसके बाद एक बड़ा जिरगा भिजवाया जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि बदकिस्मती ये है कि माजी में भी जिरगे होते रहे हैं, कई दफा बातचीत हुई है, लेकिन इसमें कोई भी कामयाबी नहीं हुई। पता नहीं जिनसे जिरगा होता है बाकी तमाम लोग इनके कहने सुनने में नहीं है। TORs have to be decided। माजी में भी होता रहा है, ये सारा एक्सरसाइज तो होती रही है। मलिक साहब, पाक अफगान पॉलिसी काफ़ी अरसे से बहम का शिकारी थी, लेकिन अब वजाहत आ रही है और सख्ती भी साथ साथ चल रही है, तो क्या अफगान हुकूमत को ये एहसास है कि इस बार पाकिस्तान अपने दिफा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जा रहा है, या अभी भी सीरियस नहीं है वो इस मामले को लेकर? पाकिस्तान ने एक सख्त पैगाम मेरे ख्याल में कि अफगान हुकूमत को भी दिया है। अंदर जो लोग हैं, मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि इसके अंदर 2-3 कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं। एक तो दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, दूसरा जो माली मुआवनत की जा रही है और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट की जा रही है अफगानिस्तान की जानिब से उसको भी रोका जाएगा। साथ में सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा वहां से इस किस्म की एक तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां तेज की जाएं और इस तरह की जो मैसेजिंग होती है, तो वहां भी एक शऊर उजागर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए मेरे ख्याल में कि इस दफा अच्छे उस पे काम किया जाएगा और तमाम लोग जो हैं वो इसमें ऑन बोर्ड हैं। अच्छा, इसमें एक हमारे लिए कंसर्न एक और भी है जिस पे आप रोशनी डाल सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात का असर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पर बराह रास्त पड़ता है। यहाँ की जो हुकूमत का बयानिया है वफाकी हुकूमत और दीगर इदारों से बिल्कुल ही अलग चल रहा है, बल्कि अफगान मुहाजिरीन वाले इशू पर तो वो बाकायदा रियासती पॉलिसी से मुतसादम है। तो क्या इस सूरत हाल में कोई मौसर ऑपरेशन, फायदेमंद बातचीत कुछ भी मुमकिन हो सकता है जहां आपका एक पूरा सूबा ही उसका थॉट प्रोसेस, माइंडसेट कुछ और हो? मैं ये कहूंगा कि अगर वफाकी हुकूमत और चाहती है कि भाई अफगान मुहाजिरीन जो इलीगल हैं उनको निकाला जाए, तो मेरे ख्याल में कि ऐसे लोग जो इलीगल हैं उनको तो निकालना चाहिए। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो वफाक के सामने खड़ी हो गई है और उसका कहना है कि जी हम यहाँ से अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ जो गैर कानूनी
है। मेरे ख्याल में कि ये बहुत इश्यूज हैं, क्योंकि अगर आप देखें जो खैबर पख्तूनख्वा में क्राइम्स होते हैं उनमें भी बाज़ अफगान बाशिंदे मुलविस होते हैं। तो जरूरत इस चीज की है कि वफाक और सुबह मिलकर काम करें, और अगर आप मिलकर काम नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दहशतगर्दी खत्म होगी। ऑलराइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अरशद अजीज मलिक हमसे बात कर रहे थे, रेजिडेंट एडिटर द न्यूज़ पेशावर। बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन इस वक्त वैसे बनी हुई है, बिल्कुल चैलेंजिंग है जी। वी डोंट वांट टू ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन से कि ये बिल्कुल ही इमरजेंसी और सीरियस और मतलब सारी इस पे सोचें, बट है काफ़ी सिग्निफिकेंट कि इस पे सीरियस है, इसीलिए सब सोच भी रहे हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, अभी चलेंगे हम नवाब शरीफ, लेकिन साथ साथ ईद भी है, तो फिर तो अल्लाह करे कि हम कहते हैं ना, पता है ये अमन व अमान की सूरत हाल, बाज़ारों की रौनकें, ख़रीदारी, ये हंसते खिलखिलाते बच्चे, ये इंडिकेटर्स हैं कि जहाँ अमन होता है वहीं त्यौहार मनाए जाते हैं। और नवाबशाह में चूड़ियों की कोई ख़रीदारी का सीन चल रहा है। चूड़ियों की से मुझे गाना भी याद आया है, चूड़ियों की समथिंग खन खन पता नहीं क्या। सो अनवर शेख, ओवर टू यू सर। जी, नवाबशाह में ईद करीब आते ही चूड़ी बाज़ार की रौनकें बढ़ गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्टेशन रोड पे चूड़ी मार्केट में। यहाँ पर दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ अक़साम की चूड़ी की ख़रीदारी हो रही है, जिनमें दुल्हन चूड़ी है, गोल्डन चूड़ी, सिल्वर चूड़ी और इसके अलावा बेशुमार दीगर अक़साम की चूड़ियाँ हैं जो कि यहाँ पर ख़वातीन और बच्चियाँ आकर ख़रीदारी कर रही हैं। उनका ये कहना है कि ईद पर जो है वो जिस सूट के उन्होंने कलर के कपड़े लिए उसी की मैचिंग के लिए यहाँ पर जो है वो चूड़ियाँ तलाश कर रहे हैं। और दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में चूड़ी के निर्ख दुगना कर दिए गए, जिसकी वजह से उन्हें ख़रीदारी में मुश्किलात का सामना है। जबकि दुकानदारों का ये कहना है कि इस वक्त जो है वो जो चूड़ी का डब्बा पिछले साल 1400 रुपये का था वो इस वक्त 2900 रुपये का उन्हें ख़रीदना पड़ रहा है, जिसकी वजह से महंगाई की वजह से वो महंगी चूड़ियाँ बेचने पर मजबूर है। जी, नाइस कलेक्शन, नाइस कलेक्शन बिहाइंड हिम, अच्छा लगा मुझे। हाँ, जहाँ पे सिर्फ चूड़ियाँ है ना, पहले बड़ी चूड़ियों की शॉप्स होती थी, पूरी दुकानें चूड़ियों के लिए बाजार होते थे चूड़ियों के। अब वाकई यू वेरी राइट कि अब ढूंढना पड़ता है कि चूड़ियाँ कहाँ मिल रही हैं। अब अब स्टॉल टाइप तो आपको मिल जाते हैं या बड़ी दुकानों में एक काउंटर मिल जाते हैं, इस तरह शॉप्स डेडिकेटेड टू चूड़ियाँ, ये मुझे लगता है पहले वो मीना बाजार वगैरह इस किस्म के मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जरा कम हो रहा है ये सिलसिला। इसीलिए हमें आपको इतनी दूर जाना पड़ा। अभी भी हम आपको गुजरात लेके जा रहे हैं वैसे यहाँ पर से, लेकिन ईद शॉपिंग ऑन द होल, और हमें बता रहे हैं रियाज रासिद जी। रमज़ान का दूसरा अशरा जाने को है और तीसरा अशरा की आमद है। इस वक्त मैं मुस्लिम बाजार गुजरात में मौजूद। ईद की ख़रीदारी के लिए लोगों का रश लग रहा है और दिन ब दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त जो है बाज़ार में ख़वातीन, मर्द, बच्चे और बूढ़े भी जो है वो इस बाज़ार में अपने मुख्तलिफ़ अशिया ख़रीद रहे हैं। बड़े लोग जो हैं वो अपने कपड़े ख़रीद रहे हैं और ख़वातीन भी अपने ज्वेलरी और कपड़े ख़रीद रही हैं, जबकि बच्चे भी अपने कपड़ों और जूतों के बारे में ख़ास परेशान है और रश की वजह से वो टाइम नहीं दे रहे। लिहाजा अभी हम कलेक्शन करके तो टेलर मास्टर को देंगे ताकि ईद उल फितर अच्छी गुजर सके। इसी तरह बच्चों में भी जोश खरोश पाया जाता है और दुकानदारों का भी कहना है कि अगरचे मुश्किल हालात है, महंगाई है, लेकिन इसके बावजूद ख़रीदारी जारी है लोगों की। जी, मुझे अच्छा लगा गुजरात में, मतलब कि ठीक ठाक लोग भी हैं, एक रश भी है, एक एक्साइटमेंट फील हो रही है ईद की। सो गुड शॉपिंग ओवर देयर, वेरी गुड शॉपिंग। दो चीज़ें मैंने अपने लिए भी स्पॉट की, बट हु विल गो टू गुजरात। ब्रेक लेते हैं, आपका राब्ता कराते हैं रियाज से। हाँ ठीक है, ओके चलो। वेलकम बैक। अच्छा जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब मुल्क की सलामती पर बात आए तो तमाम सियासी इख्तलाफात बेमानी हो जाते हैं, मगर तहरीक इंसाफ की अपनी ही सियासत है और कब क्या फ़ैसला कर लिया जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। गुज़िश्ता हफ्ते आपको बता दें, जाफ़र एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद अंदाज़ा हो गया था कि अब पानी सर से ऊंचा हो गया और दहशतगर्दी का रास्ता हर सूरत बंद करना पड़ेगा। कल पूरी सियासी और अस्करी क़यादत कौमी सलामती इजलास में सर जोड़कर बैठी, मगर नहीं बैठी तो तहरीक इंसाफ, और इजलास का बायकॉट कर दिया। अब पीटीआई के हामी हों या मुखालिफ इस फैसले को आड़े हाथों ले रहे हैं, बिकॉज इट डज पोज अ क्वेश्चन कि क्यों नहीं बैठे भाई। जेयूआई शिकवा कर रही है कि पीटीआई ने उन्हें तकल्लुफन भी बताना गवारा नहीं किया, हालांकि तहरीक इंसाफ जेयूआई से इत्तेहाद की कोशिश भी साथ साथ कर रही है। मैं
इसमें हाउस से बाहर की, कमेटी से बाहर की बात बता देता हूँ, कमेटी के अंदर की बात नहीं बताऊंगा। कमेटी के बाहर जो है हमने अपने पार्टी लेवल पे इस बात को जब हमें पता चला तो हमने डिस्कस किया और फिर हमने अपने तौर पे इस पे मायूसी यकीनन जाहिर की जब हम मौलाना साहब के घर में थे, और ये कहा कि हमें तो इत्ला देने का भी तकल्लुफ नहीं किया गया, ये भी नहीं बताया गया कि हम नहीं आएंगे, कम से कम अगर सलाह मशवरा न करते तो इत्ला देने का तकल्लुफ तो किया जा सकता था। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की जानिब से एक दिन पहले इजलास में शिरकत का कहा गया था, नाम भी बता दिए गए थे, लेकिन अगले दिन पार्टी ने यू टर्न लेते हुए इनकार कर दिया। पीटीआई का दावा है कि इजलास में शिरकत ना करने के फैसले पर इमरान खान बहुत खुश हुए हैं। हालांकि आमरा ये थी कि इजलास में शिरकत से न सिर्फ सियासी तलखियों में कमी आ सकती है, बल्कि पीटीआई के लिए शायद सियासी स्पेस भी हासिल करने के इम्कानात पड़ जाएं। मगर तहरीक इंसाफ ने अपने लिए शायद बंद गली का रास्ता चुनना ज़्यादा पसंद किया है, हमेशा ही किया है। आपको असम्बलियाँ तोड़ने से मामलात याद हैं, कब क्या क्या नहीं हुआ। आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत का सरबराही इजलास हुआ। फैसला हुआ कि ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, जिसमें हुकूमत के अलावा तमाम जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। कौमी सलामती इजलास में शिरकत ना करने पर कल से PTI पर हर तरफ से तनकीद भी हो रही थी। लगता है कि आज इजलास बुलाने का मकसद भी बज़ाहिर अवाम को ये बताना है कि तहरीक इंसाफ को भी अमन व अमान की बिगड़ ईद के बाद इसने अपनी APC बुला ली है, लेकिन अगर हुकूमत ही नहीं होगी तो उसे भी क्या हैसियत रह जाएगी? क्या ये मजाक ही चलता रहेगा? जो भी फैसले होंगे उसकी क्या रिट होगी, वो फैसले किस तरह इम्प्लीमेंट होंगे, तो ये भी तो बातें हैं ना। सिर्फ बिठा के बैठ के बातें कर लेना इज नॉट इनफ, सिर्फ फोटो करना। So that remains a question. क्या फैसला हुआ है? हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, जाहिर है सिर्फ एक ही बानी है जिनकी से चलती है, वो अगर हाँ कर दें तो हाँ कहती है सारी क़यादत, वो ना कह दें तो सारी क़यादत ना कहती है। लेकिन आप ही हमें रिपोर्ट करते रहे थे, आपको याद होगा हमारे ही शो में हमने ब्रेकिंग दी थी कि फैसला हो गया और PTI शिरकत करेगी। जुनैद अकबर ने मुखालफत की, लेकिन कंसेंसस था कि शिरकत करेगी। फिर रात को ऐसा क्या हुआ? मतलब महमूद अचकज़ई भी, अख्तर मेंगल भी, मतलब रात में ये जो सर जोड़ कर बैठे थे, तो किसकी राय हावी आई या फिर किसी का राबता हो सका? ये तो कहते हैं हमारा जेल में किसी से राबता नहीं हो पाता, मतलब बानी से, तो फिर कैसे चेंज हो गया इनका प्लान? दिस इज़ इंटरेस्टिंग। देखिए PTI की पार्लिमानी पार्टी के बारे में सबसे पहले समझना होगा कि जिस पार्लिमानी पार्टी ने शिरकत के हवाले से वहाँ रहनुमाओं की अक्सरियत ने बात की, उसके बारे में आज जिसका हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, थोड़ी देर कबल ही पार्लियामेंट हाउस में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, वो ख़त्म हुआ है। उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि तमाम अरकान अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं और पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इकट्ठे एक जैसा मौक़िफ़ अपनाएं। ये वजह क्यों पेश हुई? क्योंकि जब इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास के लिए पार्लिमानी पार्टी बुलाई गई थी तो उस वक्त महदूद अफराद थे, यानी कम तादाद ने शिरकत की थी। और साहबजादा हामिद रज़ा ने तो खुद कहा कि मैं चूँकि पार्लिमानी पार्टी में पहुँचा नहीं था, उससे पहले ये चीज़ें हो रही थी, तो वहाँ चूँकि रहनुमा पहुँचे नहीं तो इसलिए महदूद अफराद वो थे, उन्होंने ही फैसला किया। हालांकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब थे, पार्लिमानी लीडर जरताज गुल थी, बैरिस्टर गोहर थे, ये चाहते थे कि इस कमेटी में शिरकत के लिए जाएँ। उसके बाद मामला कोर कमेटी की तक पहुँचा। कोर कमेटी में मुतअद्दिद अरकान ने ये इसकी मुखालफत की और कहा कि इससे कबल भी कौमी सलामती के जितने भी दहशतगर्दी पर इजलास हुए उसमें अहम तरीन फैसले हुए, तो लिहाजा जब तक कि सियासी कमेटी और इमरान खान की मशावरत नहीं होती नहीं होना चाहिए। कोर कमेटी में उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर अपने अपने मौक़िफ़ पेश करते रहे, लेकिन रहनुमाओं की अक्सरियत ने कौमी सलामती कमेटी में न जाने का कहा। उसके बाद सियासी कमेटी का इजलास हुआ। सियासी कमेटी के इजलास में वक्फे से कबल भी और बाद में भी अक्सरियत ने यह फैसला किया कि बानी से मुलाकात के बाद ही फैसला ये होना चाहिए। इस दौरान उमर अयूब ने और आमिर डोगर ने ये स्टेटमेंट जारी की कि आमिर डोगर की तो स्पीकर से मुलाकात भी हुई और राब्ता भी हुआ, और आमिर डोगर ने अपने स्टेटमेंट में आखिरी एक जुमला कहा कि अगर बानी से मुलाकात ना भी हुई तब भी हम जाकर अपना मौक़िफ़ पेश कर देंगे, लेकिन ये फोरम छोड़ेंगे नहीं। और उमर अयूब ने कहा कि हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए, लेकिन रात गए जिस वक्त उन्होंने एक तरफ PTI की सियासी कमेटी का इजलास हो रहा था, दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद के सरदार अख्तर मेंगल,
महमूद खान चकज़ई, इसके अलावा अल्लामा नासिर अब्बास और दीगर जमातों ने यह फैसला किया कि वो नहीं जाएंगे। उन्होंने वो इलेक्शन के बारे में उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको लेकर वो ये समझते हैं कि ये गैर मुंतखब पार्लियामान है जो उनका मौक़िफ़ है, उसी की वजह से वो उन्होंने ना जाने का फ़ैसला किया। जब अपोजिशन इत्तेहाद का फ़ैसला सामने आया तो PTI की सियासी कमेटी ने भी कहा कि हम नहीं जाएंगे। फिर दूसरे दिन सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बैरिस्टर गोहर हमें नज़र नहीं आए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें यह ऐलान हुआ कि हम नहीं जा रहे। बैरिस्टर गोहर हालांकि इस कौमी सलामती कमेटी में जाने के हामी रहे हैं। फिर बाद में इमरान खान के पास गुज़श्ता रोज़ बैरिस्टर गोहर ख़ुद मुलाकात के लिए गए। हालांकि बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि सियासी शख्सियात की मुलाकात नहीं होती। वो बतौर पार्टी चेयरमैन जब अडयाला पहुँचे तो वो आसानी से वकला के हमरा, वो भी वकील हैं लेकिन केस कोई खुद नहीं लड़ रहे, सलमान अकरम राजा के साथ टीम लड़ रही है। वो अंदर गए और अंदर इमरान खान की बहनों की मुलाकात तो हो चुकी थी, उसके बाद इनकी मुलाकात हुई और इमरान खान ने उस मुलाकात में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का नुक्ता जिसको सुना तो उन्होंने कहा कि मैं महमूद खान चकज़ई की जगह होता तो यही बात करता, यही दुरुस्त मौक़िफ़ था, क्योंकि अफ़गानिस्तान और पड़ोसी ममालिक के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ा जाए बजाय इसके कि हम कोई ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर करें। और ख्वाजा आसिफ की गुज़श्ता रोज़ की स्टेटमेंट के हवाले से PTI के रहनुमा तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह कहा कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर कोई कार्रवाई करेंगे, ये कोई हवाला है जो आज पार्लियामानी पार्टी के इजलास में इसका जिक्र किया गया। तशवीश का इजहार करते हैं कि किस तरह से सूरत हाल ख़राब हो रही है। मतलब 48 घंटे में दर्जनों वाक़यात होते हैं, शहरियों को अलग तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़ाहिर है ये लोग हमारे इलाकों में और पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद इलाकों में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, ये वहाँ मौजूद हैं, वहाँ पे जाके ये इनके अपने हलके भी हैं। ख़ुद हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि ये तावान दे दे के लोगों को छुड़ाते रहे हैं मुबैना तौर पर। तो कभी उस पर भी इजहार ख्याल करते हैं ये? देखिए PTI के रहनुमा बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार कर रहे हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल पे। उमर अयूब ने ऑन रिकॉर्ड बहुत सख्त स्टेटमेंट दिए हैं और बहुत तशवीशनाक स्टेटमेंट दी हैं बलूचिस्तान के 8 अजला के हवाले से, जिस पे वज़ीर आला है। जबकि PTI के रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी बताते हैं कि वहाँ पर तालिबान आ चुके हैं, रात के वक्त उनको घरों से निकलने नहीं दिया जाता। लेकिन इस पर इत्तफाक़ राय सियासी जमातों के दरमियान की जहाँ तक बात है वो ये समझते हैं कि उनके मुताबिक PTI की राय ये है और अपोजिशन इत्तेहाद की जमातें भी अब उस राय में इत्तफाक़ करते नज़र आ रही हैं कि ये जो इलेक्शन में धांधली हुई है, चूँकि उनका मैंडेट है उसको छीना गया, तो लिहाजा हम ऐसे गैर मुंतखब अफराद के साथ जाकर बात करें तो हम उनको लेजिटिमेट करार दे देंगे। हम उनको नहीं चाहते कि ऑपरेशन भी नहीं चाहते ना, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चाहते। कहीं बीच में नहीं आई कि मुज़ाकरात पहले भी हो चुके हैं, ये तो मुतअद्दिद दफा हो चुके हैं, ये मुज़ाकरात के बाद ये हालात हैं, तो कब तक मुज़ाकरात होते रहेंगे? मतलब ये बड़ी कॉमन सेंसिकल बात है, इस पे किसी ने बात नहीं की होगी? देखिए इस हवाले से असद कैसर की जानिब से बताया गया कि वो चूँकि स्पीकर रहे हैं और वो अहम तरीन ओहदों पर रहते हुए कुछ चीज़ों को विटनेस भी कर रहे थे, उन्होंने उनके मुताबिक ये जो कि दोबारा रुझान नजर आया है। PTI ये समझती है कि इस हुकूमत के आते हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद आई है, लिहाजा उनकी पॉलिसियाँ जो थी आबाद का वापसी की या मुज़ाकरात के ज़रिए बेहतरी की, तो उससे दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। ये मौक़िफ़ PTI का है, जबकि वो यही इसी जुमले के बाद ये कहते हैं कि इस हुकूमत के आने के बाद चीज़ें आगे बढ़ी थी, तो लिहाजा ये हुकूमत ज़िम्मेदार है, इसने हमारे किए गए वादों पर अमल नहीं किया। और गुज़श्ता इसी हफ्ते हमारी मौलाना फजलुर रहमान से जो भी बात हुई थी, उन्होंने भी इस तरह के खदशे का इजहार किया कि मुझे हुकूमत ने दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग देने के बाद अफगानिस्तान भेजा उलमा के हमरा, और जो पॉइंट्स उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने एग्री किए थे, अफगानिस्तान की हुकूमत राज़ी हो चुकी थी। और मैं वापस आया, अफगानिस्तान की हुकूमत राज़ी हुई और यहाँ पर आकर बकौल मौलाना फजलुर रहमान के उन पर एतमाद किया और कहा गया कि मौलाना साहब आपने अच्छा काम किया। लेकिन मौलाना साहब ये समझते हैं, यही जो मौक़िफ़ PTI कह रही है कि उसके बाद उन पॉलिसीज़ पर जो नुकात थे उसको तसलसल के लिए काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये खराबियाँ पैदा हुई हैं। तो उन दोनों का ये इस तरह का मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया आपका हैदर। मौलाना साहब ये समझते हैं कि जो दौरा करके आए थे और हुकूमत ने भेजा था और उसमें जो वो कमिट करके आए थे वो उस तरह से डिलीवर नहीं हो सका, सो इसलिए ये हालात हैं। लेकिन हालात तो बहुत ख़राब हैं। लेकिन मुतअद्दिद बार माजी में मतलब
वो बातचीत, मुज़ाकरात हम अपने लड़कपन से देख रहे हैं मुज़ाकरात का सिलसिला तालिबान के साथ होता हुआ। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, और अभी मोस्ट रिसेंटली भी हुए हैं। इन एनी केस अभी हम ले रहे हैं एक ब्रेक। अच्छा, ये भी एक नया ही फिनोमेनन है। पहले इस किस्म की चीज़ें मतलब उस तरह नहीं होती थी कि हमें इमरजेंसी उस पर बात करनी पड़े। आम मुसाफिर का एयरपोर्ट जाना दुश्वार, बेकारियों का पहुंचना आसान, मतलब आराम से वो पहुंच जाते हैं। हवाई अड्डे जो है वो पेशावर भिखारियों के अड्डे बन रहे हैं और किसी को एहसास ही नहीं कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। रमज़ानुल मुबारक वैसे ही आपको पता है भीख मांगने वालों का टॉप सीज़न होता है। आई एम सॉरी वी हैव टू से दैट। और कोई ऐसी जगह नहीं जहां मांगने वाले आपका पीछा ना करें। और ये लिटरली इस महीने वो इंटाइटल्ड फील करते हैं कि हम आपका पीछा कर सकते हैं, आपको रोक सकते हैं। आपकी प्राइवेसी कोई शय नहीं होती। आप अपनी बेगम के साथ बैठे हो, बच्चों के साथ बैठे हो, अम्मी के साथ बैठे हो, दे वुड कम, और वो आप अगर किसी सवारी में हैं, गाड़ी में हैं, तो आपके शीशे के अंदर झांकेंगे। नहीं, वो शीशे पे धाड़ मारेंगे। नहीं मारेंगे नहीं, वो मुंह और आंखें, वो माथा लगा होगा शीशे के साथ, और दे वुड keep looking inside your car. You might as well open the door and let them in. वो आपके साथ ही होते हैं। लेकिन इस वक्त हम गाड़ियों वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, हम एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। अंदाज़ा करें कि एयरपोर्ट पे भी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सामने आने वाली वीडियोस में तो ये लोग जो हैं वो अराइवल लाउंज तक पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं से काम शुरू हो रहा है बस। माशाल्लाह। या तो ये भीख मांग के किसी मुल्क से आ रहे हैं, हाँ, तो अराइवल लॉन्च में उन्होंने कहा नहीं, वो जो लोग आ रहे होते हैं ना उनके सीजन हम लगा के आए हैं अभी, तो अब जो बाकी लोग आ रहे हैं उनसे भी शुरू हो जाए। तो यहाँ जी आने वाले गैर मुल्कियों पर जो इम्प्रेशन पड़ता होगा वो तो खैर अलग। और आजकल के हालात में एयरपोर्ट्स में कोई भी अनअकाउंटेड फॉर आदमी औरत का होना जिसका आपको ना पता हो कि यहाँ क्यों है, इनका क्या काम है इधर, तो ये तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। बिकॉज सिक्योरिटी के इतने बेशुमार इशूज़ हैं, यू कांट टेल ये कौन कोई जेन्युइन है कौन नहीं है। एज इट इज, मतलब आप भिखारी पहुंचे हुए हैं एयरपोर्ट सामने। अभी ये कराची एयरपोर्ट में चाइनीज कॉन्वॉय वाला मामला हुआ था, देख ही लें। अच्छा जी, आई वंडर कि किस तरह से होने दिया गया, ये दिया जा रहा है। अबुल हसन हमारे साथ ही हैं, उनसे बातें हैं। तारिक भाई बहुत शुक्रिया। सर, एयरपोर्ट में अराइवल तक पहुंच जाना ये कैसे मुमकिन हुआ है, और कौन से एयरपोर्ट्स से ये शिकायत तो वो चेकिंग कर रहे होते हैं अराइवल लाउंज तक। हाँ, अगर किसी को पिक भी करने जा रहे हो तो दे नीड टू नो कौन सी एयरलाइन है क्या, मतलब वो इस तरह तो जानने ही नहीं देते। एक से ज्यादा बंदा या मैक्सिमम 2 लोग अलाउड होते हैं किसी को पिक करने जाने देने के लिए। हाँ, तो ये किस तरह पहुंच रहे हैं जी? ये ज़्यादातर शिकायत जो हैं वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स पर भी जहाँ पे परवाज़ें ज़्यादा हैं, ये शिकायत जो हैं वो खासी आम हो गई हैं। देखिए, बात तो वही हुई ना कि वैसे तो एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर इतनी बंदिशें होती हैं, जगह जगह चेकिंग, मुसाफिरों को छोड़ने लेने वालों के लिए भी शराइत हैं, तो इसके बावजूद एहलकारों की मर्जी के बगैर कोई भिखारी एयरपोर्ट तक पहुँच जाए, ये कैसे हो सकता है? प्लीज़ समझा दें जी। ये बहुत अहम बात है। जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो खुद आपने भी ये देखा होगा कि तवील लाइन लगी हुई है। खुसूसन कराची एयरपोर्ट पर आप देखें तो इतनी तवील लाइन लगी होती है कि शाहरा फैसल पर तक जो है वो ट्रैफिक जाम हो जाता है। यही सूरत हाल इस्लामाबाद और लाहौर और दीगर एयरपोर्ट्स की भी है। खुसूसन जो वाक़यात पिछले दिनों मुल्क में हुए हैं दहशतगर्दी के हवाले से, उसके बाद ये चेकिंग का अमल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि वो लोग जिनको नहीं पहुँचना चाहिए वो आसानी एयरपोर्ट पहुंचे हुए होते हैं, जिनमें सरफहरिस्त से गदागर हैं। और जब ये लोग पहुंचते हैं तो जाहिर है कि किसी मदद और ताउन के बगैर नहीं पहुंचते, और इसमें यकीनी तौर पर इनको मदद हासिल होती है उन इदारों की जिनके एहलकारों को इस किस्म के जो गैर मुतल्लिक़ा लोग हैं उनको एयरपोर्ट में दाखिल होने से रोकना, जुराइम पेशा लोगों को एयरपोर्ट में दाखिल होने से रोकना जिन एजेंसियों का काम है, यकीनन जो है वो वहाँ पर कोताही है, जिसकी वजह से ये जुराइम पेशा लोग और ये गदागर जो है वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं और मुसाफिरों को की परेशानी का सबब बनते हैं। सिक्योरिटी रिस्क एज वेल तारिक, मतलब वो सबके सामने हैं, उसके बावजूद भी ये कैसे होने दिया जा रहा है या हो रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि इनके रूप में दहशतगर्द एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं, वहां से मालूमात जो है वो अपने हैंडलर्स को और जो उनको इस काम के लिए वहां भेजते हैं दहशतगर्दी के लिए जो है वो इंटेलिजेंस फराहम करने के लिए, तो ये यकीनी तौर पर एक जो है वो ख़तरनाक अमल है। और हम पिछले वाक़े में देखते हैं जो कि कराची एयरपोर्ट पर पेश आया था, चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर जो हमला हुआ था, उसमें अभी एयरपोर्ट से जो है वो खुदकश हमलावर को मालूमात फराहम की गई थी फ़्लाइट्स के आने की और मुसाफिरों के बाहर निकलने की। जी अच्छा जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। मतलब दिस इज द लिमिट, मतलब वो इम्प्रेशन वाली बात है ना, सिक्योरिटी रिस्क वगैरह वो सब कुछ तो है ही है। व्हाट अ बैड इम्प्रेशन। मतलब अब हम थोड़े से मशहूर होते जा रहे हैं दुनिया में कि हमारे बेगर्स, हमारे भिखारी हर जगह पहुंचे हुए हैं, और जब वो पाकिस्तान भी आते हैं लोग तो उनको भी पहली चीज़ यही नज़र अगर आ रही है। This is really bad. This is really embarrassing, by the way. अच्छा जी, एक और बात जिस पे हम बात करना चाहते हैं, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने रेप या शादी के बगैर पैदा होने वाले बच्चों की कफालत बायोलॉजिकल वालिद की जिम्मेदारी करार दे दी है। फाइनली जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शहरी मोहम्मद अफजल की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया है, और अदालत ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए हुक्म में लिखा कि अदालती फैसले के मुताबिक जो बच्ची के पैदा होने का जिम्मेदार है वही उसके अखराजात का भी जिम्मेदार है। सर्टनली होना भी चाहिए। बायोलॉजिकल बाप की अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे के अखराजात की ज़िम्मेदारी उठाए, ज़िम्मा ले। अदालती फ़ैसला 2020 में ज़्यादती का शिकार होने वाली खातून के केस की रोशनी में किया गया है। मुबैना ज़्यादती के नतीजे में खातून ने बेटी को जन्म दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने इस अहम समाजी इशू पर रहनुमाई तो कर दी है, अब कानून साजी करके उस पर अमल कराना हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। इसी पे बात कर लेते हैं। दुआ मिर्जा कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। दुआ, जल्दी से ये बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट का ये बड़ा अहम फैसला सामने आया है, तो ये केस था क्या? जी, रिकॉर्ड के मुताबिक 2020 में दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अफजल ने खातून मरियम से मुबैना ज़्यादती की थी, और दरख्वास्त गुजार पर इसके बाद ज़्यादती की दफ़ात के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया था। खातून मरियम ने एक बेटी को जन्म दिया था, और उसके ख़िलाफ़ फिर उन्होंने दावा दायर किया था कि बायोलॉजिकल वालिद इसकी कफ़ालत करे और इसका ख़र्चा दे, जिसमें ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अफजल ने बयान दिया था कि बच्ची उसकी नहीं है और उसके ख़िलाफ़ ये दावा मुस्तरद किया जाए। ट्रायल कोर्ट ने दावा तस्लीम करते हुए बच्ची का 3000 रुपये ख़र्चा मुकर्रर किया था। इसके बाद दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अफजल जो हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने इस पर तहरीरी फ़ैसला जारी किया है, और इसके बाद उन्होंने ट्रायल कोर्ट को दोबारा शवाहिद की रोशनी में इस केस को सॉर्ट आउट करने के लिए भी भेज दिया है। जो जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने तहरीरी फ़ैसला जारी किया उसके मुताबिक यही कहा गया है कि ज़्यादती शादी के बगैर पैदा होने वाले बच्चों की किफ़ालत करना बायोलॉजिकल वालिद की ज़िम्मेदारी है, और इसमें फ़ैसले में ये भी लिखा गया है कि इखलाकी ज़िम्मेदारी भी है कि अपने नाजायज़ बच्चे की बायोलॉजिकल वालिद ज़िम्मेदारी। अच्छा, अगर इस फैसले को बुनियाद बना लिया जाए तो फिर ये भी एक इशू होता है, जैसे कि ये भी इनकार कर रहा था कि जी तो बेटी मेरी है ही नहीं। क्या कोई प्रोसेस मौजूद है कि इसका तयन हो सके कि बायोलॉजिकल फादर है कौन? मतलब डीएनए तो होता है, लेकिन क्या ये कानून का हिस्सा है या इसके लिए कोई नया कानून बनाना पड़ेगा? जी, इस फैसले में एज सच कोई प्रोसेस तो नहीं बताया गया, चूँकि लाहौर हाई कोर्ट ने जब ये फैसला जारी किया है तो उसके बाद ट्रायल कोर्ट को ही वापस से केस भेजा है कि मज़ीद शवाहिद की रोशनी में इस पर फैसला करें। तो ये तमाम जिम्मेदारी उन्होंने फैमिली कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स को ही दिया है कि इसका तयन करें। सबसे पहले तो कोई भी अगर खातून दावा दायर करती है तो उसको शहादतें देनी होती हैं, और उसके बाद उसको ये प्रूफ करना होता है कि इसका बायोलॉजिकल वालिद वही है वो जो कह रही है। उसके लिए टेस्ट भी इसमें मौजूद हैं, जबकि एक पूरा प्रोसेस है जो सिविल कोर्ट और फैमिली कोर्ट्स में पहले से होता आया है। जी दुआ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें भी किया है, और ये डेफिनेटली ये बड़ा एक लैंडमार्क किस्म की जजमेंट है, और इस पर मजीद भी बात होगी। अभी फ़िलहाल हमें हाउएवर ब्रेक लेनी है। विल बी राइट बैक। वंस अगेन। और क्या सीन है भाई, आपने देख लिया अभी हमारा मास्टर शॉट आया था नहीं आया?
आया था। तो मेयर साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ, मुर्तज़ा वहाब साहब, और आपको पता ही है जब मेयर साहब होते हैं तो कराची के मसाइल और कराची से रिलेटेड इशूज़ हम कोशिश करते हैं कि सारे एड्रेस कर लें। कराची में नेचुरली कराची वालों से पूछे बहुत से मसले हैं, पानी का मसला है, सड़कों का मसला है, सफाई सुथराई का मसला है, ट्रांसपोर्ट पार्किंग का मसला है, बहुत से मसले हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात हमें लगी और हमने सोचा क्यों ना मेयर साहब को बुला ही लिया जाए और फिर उन्हीं से बात कर लेंगे। क्योंकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर सिंध कामरान तिजोरी को खत लिखा है और वो वफाक से सिफारिश करें कि कराची को 100 अरब रुपए दिए जाएं। तो ये एक इंटरेस्टिंग, कराची मुल्क की मईशत में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर सिंध को खत लिखा है, जैसा कि हमने बताया, सिफारिश करें कि भाई कराची को उसका हक दिया जाए। तरक्याती मनसूबों की निशानदही भी की गई है जिसके लिए मेयर कराची को रकम दरकार है। MQM कराची के तमाम मसाइल की जिम्मेदार और पीपल्स पार्टी को करार देती है, जो कि सिंध पर लगातार चौथी मरतबा हुकूमत कर रही है। पीपल्स पार्टी कहती है कि इस शहर की बहुत अरसे तक सबसे बड़ी स्टेक होल्डर MQM रही है। इस शहर में उनके कहने से शहर बंद हो जाता था, खुल जाता था, और बोरीबंद लाशें और तशद्दुद का सिलसिला भी वो MQM के सर ही डालते हैं। सो बहुत कुछ होता है। बिल्कुल, और इस सारी बातों में तो मैं एक हम आपको सुनाना भी चाहते हैं सही साहब का कराची इशू पे क्या कहना था। उसके बाद मेयर साहब तो हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। साहब की पार्टी चूँकि वफाकी हुकूमत में बैठी है तो वो सिर्फ यही मेहरबानी कर दें कि वफाकी हुकूमत को ये कह दें कि कराची की तरक्की में अपना वो हिस्सा डालें। मुझे कभी कभी बहुत हैरत होती है कि जब ये कहा जाता है, सिंध हुकूमत से कहा जाता है कि कराची से इतना पैसा जो है वो हुकूमत को मिलता है और कराची में पैसा लगाया कितना जाता है, तो ये सवाल करने की जो बेहतर जगह है वो वफाकी हुकूमत है। चूँकि वफाकी हुकूमत के पास जो पैसा कलेक्ट होता है, जो FBR पैसा कलेक्ट करती है, उसमें कराची का मेजर शेयर होता है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन वहाँ पर ये सवाल नहीं किया जाता कि इतना पैसा आप कराची से कमाते, कराची पे लगाते कितने। लेकिन सिंध हुकूमत से ये मुतालबा किया जाता है कि जी आप पैसे जो है लगाएं। हम ये नहीं कहते कि जो कराची जितना कमाता है सारा ही लगा दें, लेकिन कम से कम वफाक कराची पर खर्च करने चाहिए। सिंध हुकूमत, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि जितना कराची की डेवलपमेंट पर खर्चा कर रही है, बाकी सिंध के किसी शहर पर इतना खर्चा नहीं हो रहा। और कराची एक ऐसा शहर है जिसके बारे में हम 100% ये बात कर सकते हैं कि अगर कराची पे पैसा लगाया जाए तो कराची 100% ये सलाहियत रखता है कि उसे पे बैक कर सके। और क्योंकि डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस जो हम आपको गिनवाते रहते हैं, कराची इज़ द ओनली सिटी जो सबसे ज़्यादा ऑलरेडी पे बैक कर रहा है टू द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। मगर ज़ाहिर है शहर के हकूक़ की अपनी जंग है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, मेयर कराची हैं। सर, फिर कोई जवाब आया आपको गवर्नर साहब का? यार, आपने अपना प्रोग्राम की इब्तिदा बड़ी अच्छी की, क्या सीन है? ऐसी बातें करें तो फिर आपसे इन्हीं अल्फाज में पूछते हैं कि सर क्या सीन है? जवाब आया कि नहीं? तो ये जवाब तो गवर्नर साहब से आपको लेना चाहिए। आपने थोड़ा जो इब्तिदाइया में बात की, थोड़ा सा मैं करेक्ट करूँ प्लीज़। मैंने ये वॉलंटियर नहीं किया। गवर्नर साहब सहरी और इफ्तार के इज्तिमात में जाते हैं तो वहाँ पे गालिबन उन्होंने कहा कि जी मुर्तज़ा मेरा भाई है, उसको जो इख्तियारात चाहिए वो मेरे पास आ जाए और सरबराह के मैं उन चीज़ों को अप्रूव कर दूँगा। तो मुझे पता है कि वफाकी हुकूमत की क्या तरजीहात कराची शहर के हवाले से माजी में रही हैं, बट कामरान साहब से मेरा एक ज़ाती रिश्ता है तो मैंने उनकी बात को फेस वैल्यू पे लिया और उन्होंने चूँकि इतनी अच्छी एक वॉलंटरीली स्टेटमेंट दिया था तो मैंने कहा बिल्कुल जी, मैं लब्बैक कहता हूँ उस ऑफ़र के ऊपर। फिर कामरान साहब ने कहा कि ऐसे थोड़ी पैसे दूंगा मैं, पहले मुझे बताएं ना कि क्या क्या होगा, मुझे ख़त लिख दें। तो फिर मैंने ख़त लिख के तमाम प्रोजेक्ट्स को बता दिया कि ये प्रोजेक्ट्स है जिनका शहर कराची के ऊपर फ़ायदा होगा, जिसका फ़ायदा वफाकी हुकूमत को भी होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी होगा, शहरियों को भी होगा। तो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। वो भी मैंने जिक्र कर दिया उसके अंदर। तो उसके बाद मैंने सुना ये कि गवर्नर साहब ने कोई स्टेटमेंट दिया है कि इंशाल्लाह मैं बस वफाक को ख़त लिख रहा हूँ और पैसे आ जाएंगे। तो कितने पुरुम्मीद हैं आप इस ख़त और इसके पैसे आने पे? ख़त तो मेरे ख्याल में कामरान साहब लिख देंगे, अच्छे आदमी हैं वो। नहीं, ख़त तो लिख ही देंगे जी, ख़त लिख देंगे। इशू ख़त लिखने का नहीं है, इशू है जो ख़जाना है वफाक का, वो कराची शहर के ऊपर क्या वो लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते। मेरा ये मानना है बदकिस्मती के साथ कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी वो तरजीहात
कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ के ऊपर उस तरीके से नहीं है। मैं हमेशा जब भी आपके दफ्तर आया हूँ, स्टूडियो आया हूँ, मैंने हमेशा जिक्र किया है कि जो आई चुंदरीगढ़ रोड है, वॉल स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इसके ऊपर है, गवर्नर स्टेट बैंक यहाँ पर है, बैंक्स यहाँ पर हैं, SCCP यहाँ पर है, यहाँ पर मीडिया हाउसेस हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में आज तक स्टॉक एक्सचेंज और रेलवे का जो लैंड का डिस्प्यूट है वो हल कराने की कोशिश नहीं की। प्राइम मिनिस्टर साहब आते तो हैं जब स्टॉक एक्सचेंज ये क्रेडिट लेने के लिए कि देखें हमारी स्टॉक एक्सचेंज इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, तो घंटी तो बजाते हैं उसकी, लेकिन जो इश्यूज़ ग्राउंड लेवल पे हैं, जो एक आम ट्रेडर, आम आदमी फील करता है। लेकिन एक चीज इनको इख्तियारात दिए जाएंगे या फंड्स दिए जाएंगे या गवर्नर साहब खुद चाहते हैं कि वो ये मसले हल लें? ये क्योंकि 2 मार्च को हमारे पास एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि मेरे बस में होना तो मैं देखें आप कैसा सीधा करता हूँ सारा कुछ। सो डू वी हैव इट? सो वी हैव, दिखाना चाहते हैं? ओके, वी हैव, ओके ओके। कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि गवर्नर साहब कहते हैं मैं डंपर के आगे खड़ा हो जाऊंगा। भाई मेरे पास 18वीं तरमीम के बाद कोई एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं है। आप 1 घंटे का इख्तियार दें और आप ट्रैफिक को सीधी लाइन में ना देखें तो मेरा 1 घंटा ख़त्म कर दें। आप दें इख्तियार, अगर कराची के नलों में पानी ना आ जाए तो आप इख्तियार ख़त्म कर दें। आप दें इख्तियार, अगर कराची में स्ट्रीट क्राइम हो जाए और कोई एक शख्स मारा जाए, फिर देखें आप कमाल। ये तभी मुमकिन है जब दिल से और नीयत से लोगों का एहसास करके काम किया जाए। हमें अपने माशरे को ठीक करना है। इस माशरे में जहाँ ऐसी ड्रग्स जैसी लानत सराहियत कर रही है और आप सबके सामने मुस्तफ़ा आमिर केस आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। तो गवर्नर साहब के पास तो सारे हल, मगर वो कहते हैं कि नियत और नियत ठीक हो, तो आपकी नियत में खोट लग रहा है उन्हें। फैसला कर लें कि नियत का इशू है, इख्तियारात का इशू है। मैं तो फेस वैल्यू पे चीज़ों को लूँगा। उन्होंने खुद कहा कि मेरे पास आ जाएं, मैं कर दूंगा। शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं आ जाऊँगा, तो मैं आ गया हूँ। तो अब 100 अरब रुपए तो शहर के लिए कोई मसला ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कई 100 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट को देने चाहिए, लेकिन जस्ट टू स्टार्ट ऑफ। देखिए मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि चुंदरीगढ़ रोड पे पार्किंग प्लाजा होना चाहिए। वो पार्किंग प्लाजा बनाने के लिए जो ज़मीन है वो रेलवे ने रखी हुई है। अब रेलवे शादी कराता है वहाँ पे, क्या रेलवे का काम शादी कराना है? आपके ग्राउंड पे वो शादी करा रहे होते हैं। लेकिन एक बात, क्योंकि हमने इतना बड़ा क्लिप चलाया है गवर्नर साहब का, अब एक बात तो 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात हैं तो आपके पास, उनके पास नहीं है और वो बाकी आपके पास है। तो बात तो उन्होंने क्यों कहा था कि मेरे पास आ जाए, मैं इख्तियारात दे दूंगा? तो ही वाज ब्लफिंग। और मे बी ही वांटेड, अब वी डोंट नो कि क्या आप लोगों की कॉन्वर्सेशन हुई है, मे बी ही वांटेड कि मेरी कामरान साहब से इस बारे में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। मैं तो फेस वैल्यू पे चीज़ों को ले रहा हूँ। बस वो बयान देते हैं और बयान दिया, खत लिख रहे हैं। तो मैंने कहा लेट मी जस्ट कैच हिम ऑन दैट कि सर आपने ऑफर किया है, आप एक कराची शहर के वेल विशर हैं, आप चाहते हैं चीज़ें हों, तो आपने कहा है आप वफाकी हुकूमत से 100 अरब रुपए दिलवा दें। मैं आज आपको सामने ये कहता हूँ कि वो 100 अरब रुपए के लिए हम एक ट्रांसपेरेंट कमेटी बना देंगे ओवरसाइट की। वो कमेटी के अंदर टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हों, प्रोफेशनल्स भी हों, मीडिया वालों को भी डाल दें, मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी डाल दें। चलें अगर अब तो वफाकी काबीना का भी हिस्सा है। अब आप बताएं कि अगर कुछ हो सकता है तो शायद ये बेस्ट टाइम है कि कुछ हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वफाक के साथ आप लोगों की एक अलायंस भी चल रही है। दिस इज द बेस्ट इट कैन एवर गेट, क्योंकि पहले हमने देखे ऑब्वियसली बिल्कुल आप लोग पोल्स अपार्ट होते हैं, तो व्हाई नॉट एक्चुअली ट्राई समथिंग? या बिल्कुल ये कहने की बातें हैं। आई एम ओके विद दैट, यू नो, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, लेट्स बी पॉजिटिव। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि लास्ट टाइम KMC को फेडरल गवर्नमेंट ने गालिबन मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में पैसे दिए थे। आपने कहा ना कि इससे बेहतर सिचुएशन नहीं हो सकती। एक कांस्टेंट रहा है हमारे मुल्क में कि MQM हर वफाकी हुकूमत का हिस्सा होती है, राइट? तो वसीम अख्तर साहब जब मेयर थे तो नवाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बने। उस ज़माने में भी उन्होंने KMC को पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा जी ग्रीन लाइन हम खुद पता है कि इस दौरान एक दफ़ा वफाक में पीपल्स पार्टी भी बरसर इख्तिदार जी, तो उसमें भी पैसे नहीं मिले। मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर वही तो था ना, जिसमें वो कहते हैं, जिसमें वो बरमला कहते हैं कि मुझे सबसे नहीं, आप चाहेंगे तो मुस्तफ़ा कमाल साहब का स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें ही वाज वेरी कैंडिडली सेइंग कि मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट उस ज़माने में मिली जब जरदारी साहब सदर मुमलिकत थे। तो मैं देखिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, जरदारी साहब तो अभी भी सदर मुमलिकत है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ
क्रेडिट किसको मिले किसको ना मिले छोड़े इसको आप, ये शहर का हक है। ये शहर पाकिस्तान का कमर्शियल कैपिटल है नहीं है, फाइनेंशियल कैपिटल है नहीं है, इंडस्ट्रियल कैपिटल है नहीं है। पीएसडीपी उठा के देखिए क्या इस शहर को एलोकेशन की जा रही है, नहीं की जा रही, नहीं की जा रही ना। मैं तो इतनी छोटी सी बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान रेलवेज का जमीन का डिस्प्यूट पिछले 30 साल से हल नहीं कराया इन्होंने। अच्छा, इनकी प्रायोरिटी में चूंकि रात यहाँ नहीं गुजारते, प्रॉब्लम ये ना, वहाँ इस्लामाबाद में बैठ के कहते हैं लोड शेडिंग हमने ख़त्म कर दी। फिर बिलावल साहब या चीफ मिनिस्टर साहब या हम ही एक अगर कहते हैं कि आइए लियारी आके देखें कितनी लोड शेडिंग हो रही है, लालू खेत जाके देखिए कितनी लोड शेडिंग हो रही है। कहते हैं गैस की इफ्तारी के टाइम पर, सहरी के टाइम पर बंदिश नहीं होगी। आप जाके देखिए। ये है इस वक्त जो हमें आम आदमी देख रहे हैं ना, उसके दिमाग में उसको इतना पॉलिटिक्स का शायद इतना इंटीग्रिटी ना पता हो। उसको पता है कि सदर कौन बैठे हुए हैं इस वक्त, प्राइम मिनिस्टर कौन बैठे हुए हैं। अगर वो दोनों वहाँ बैठे हुए हैं तो वो क्यों नहीं ये मसले हल कर रहे? They know कि this is a very rare और इससे ज़्यादा आइडियल, इससे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं, पीपल्स पार्टी सिंध पे बरसरे इख्तिदार है। इससे ज़्यादा आइडियल सिचुएशन आम आदमी की दिमाग में कहाँ आएगी? देखिए सिंध पे हमारी हुकूमत है तो सिंध गवर्नमेंट के मैं आपको बता सकता हूँ क्या क्या काम हो रहा है। अगर आज शाहराह भुट्टो बनी है तो किसने बनाई है? वो हमने ही बनाई है ना। वो शहबाज शरीफ साहब ने या शायद खाकान अब्बासी साहब ने या मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो नहीं बनाई ना। लियारी एक्सप्रेस वे अब्दुल्ला बनने में 25 साल लगे थे, आपके सामने है, और आज आप उसका हाल देख सकते हैं। और शाहराह भुट्टो को आप कंपेयर कर लीजिए कि क्या सिचुएशन है। अगर आज मैं कहता हूँ बहैसियत मेयर कराची कि उसी शाहराह भुट्टो को जो मेरी हुकूमत ने बना दी, तो फायदा किसका होगा? कराची के बिजनेसमैन का होगा, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा, पूरे मुल्क का फायदा होगा। अब ये बताइएगा 100 अरब रुपए वैसे कराची के लिए इतनी बड़ी रकम होनी नहीं चाहिए। और ये तो मैंने स्टार्ट किया, देखिए तो मेरा पहला स्ट्रोक है। गवर्नर साहब ऐसे ही ऑफर करते रहे, मैं ऐसे बहुत सारे स्ट्रोक्स खेलूंगा और इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंटली, फेयरली, इक्विटेबली। आती है शायद आपकी नज़र से भी, आजकल रील्स का ज़माना है ना, तो वो रील गुजरी होगी कि इस्लामाबाद में 2 महीने में बन जाता है, लाहौर में 3 महीने में बन जाता है, अंडरपास एटसेट्रा एटसेट्रा। Why does it take so much time here? हम मतलब यूनिवर्सिटी रोड हम बूढ़े हो जाएंगे, पता नहीं कब ठीक होगी। करीमाबाद अंडरपास की बात कर रहे हैं, हाँ उस पर भी काम चल रहा है। ऐसा नहीं काम नहीं चल रहा, काम चल रहा है, लेकिन रफ्तार का इशू है, वसाइल का इशू है, क्या प्रॉब्लम आती है? दिस इज अ वेरी फेयर क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, और इसमें मैं क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करूंगा कि प्रॉब्लम है। रेड लाइन के अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए जिसकी वजह से प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश की जा रही है। उस वहाँ पे फंडिंग का इशू नहीं है। करीमाबाद अंडरपास जो है वो इंशाल्लाह उसकी फंडिंग के इश्यूज हमने रिजॉल्व कर लिए हैं। टारगेट हमारा है अगस्त हम मुकम्मल कर लेंगे। बट येस, कोई भी काम करने के लिए आपको पैसे रिक्वायर। बार कहता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट है उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो, PSDP। उस PSDP को निकालें और PSDP को निकाल के हम देखें कि कराची शहर के लिए फेडरल गवर्नमेंट क्या चीज़ एलोकेट करी है। मेरा गिला ये, मैं अभी टीवी पे कह देता हूँ, मेरा गिला MQM कहती है कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर होना चाहिए, राइट। MQM फेडरल गवर्नमेंट से फंड्स ले ली और कहती है कि इसको एक कंपनी है PIDCL, पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसने ग्रीन लाइन वाला और ये मंगोपी रोड वाला काम करने की कोशिश की थी, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। अब वो कहते हैं वो काम मेयर के ज़रिए नहीं कराएं। क्यों? क्योंकि मेयर उनका आदमी नहीं है ना। वो कराएंगे किसके ज़रिए? इस्लामाबाद में बैठ के कोई ग्रेड 22 का 21 का अफसर होगा, वो ये काम करेगा। तो जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विद, गवर्नर साहब वो 100 अरब रुपए तो आ ही रहे हैं, गवर्नर साहब ने वादा किया है, इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ आ जाएंगे। बाकी जो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्लेज किया है 25-25, 30-30 करोड़ रुपए MQM के MNAs के लिए, उसको भी कराची के इदारों के ज़रिए ख़र्च किया जाए ताकि ज़्यादा तेज़ी से काम हो सके। और आप जैसे सहाफ़ी हमसे सवाल पूछें, होल्ड मी अकाउंटेबल, कि मुझे 100 रुपये मिले, क्या मैंने 100 रुपये खर्च किए नहीं किए, किस तरह किए, ट्रांसपेरेंटली किए नहीं किए। बट ये नहीं हो सकता कि ख़र्चे के लिए पैसे दिए ना जाएँ और सवालात पूछ लिए जाएँ। मेरा चीफ मिनिस्टर मुझे पैसे देता है, मैं जवाब दूँ। मेरा चेयरमैन मुझे सिंध गवर्नमेंट से पैसे दिला के देता है। मेरे चेयरमैन ने प्राइम मिनिस्टर को भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं 26वीं तरमीम में एक छोटा बहुत हिस्सा था उस प्रोसेस के अंदर, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कई बार मिला, मैंने कहा उनको सर कराची के लिए डेवलपमेंट के पैसे चाहिए। आप तो हर उस मीटिंग में आ रहे थे, जा रहे थे, मौजूद थे, नजर आते थे हमें, तो आप कराची का मुकदमा नहीं लड़ सके? मैं लड़ा, लेकिन कामयाबी तो तब होगी ना जब सखावत वजीर आजम पाकिस्तान दिखाएंगे ना। मैं जबरदस्ती तो उनसे यहाँ पे इंप्रेशन ये मिलता है मुर्जा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का मतलब लिटरली मुझे यहाँ बैठे हुए शहर का। मुझे एक इजाजत दीजिए प्लीज। मुझे आज प्राइम मिनिस्टर साहब पैसे दें, जैसे मोहसिन नकवी साहब को पैसे मिले थे ना, मुझसे भी 3 महीने में ब्रिज ले लें।
अच्छा यहाँ पे हम मतलब इस शहर में सिर्फ पैसों का मसला है, चूंकि हम लोग ये बात कर ही रहे हैं, कर सकती है, कितनी करती है। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ ना, मैं एक एग्जांपल आपको दूं। कहीं इंक्रोचमेंट का प्रॉब्लम आता है, कहीं पॉजिटिव ऑफ फंड्स का आता है, कहीं अप्रूवल का आता है, कहीं लिटिगेशन का प्रॉब्लम आता है, ये चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। मैं कराची के लेवल पे आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, ट्रांसपेरेंट, फेयर, इक्विटेबल, लेट्स वर्क आउट द मैकेनिज्म, फंड्स बी प्रोवाइडेड, यू विल सी थिंग्स हैपन। कर दिया ना, शारे भुट्टो बनाई ना, इजाफी पानी शहर के अंदर 22 साल बाद हम लेके आ रहे हैं ना, हब डैम से जो लाइन है, 14 अगस्त की डेट दी है आपको कि इंशाल्लाह 14 अगस्त को 100 MGD की लाइन इस शहर के अंदर लेके आएंगे। पानी की रिसाइकलिंग के ऊपर काम स्टार्ट किया है। कहता हूँ कि आज सेवरेज ट्रीटमेंट का काम शुरू हो गया है। जब MQM के हाथ में ये शहर था तो महमूदाबाद का जो सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन थी, उसकी चाइना कटिंग। आपको पता है वजीर आजम इमरान खान के जमाने से डीसैलिनेशन की बातें सुन रहे हो, शायद आपसे भी हुई थी हमारी पहले भी होके, मतलब उसका क्या बना? कराची पानी के किनारे आबाद है और इस शहर में पौधों को देने के लिए पानी नहीं है। लेकिन इधर वजीर आजम को भी हम बीच में ले आते हैं फोरम में, सिंस वी आर ऑल सिटिंग हियर टॉकिंग अबाउट द सेम इशू, तो ये फोरम को हम इस्तेमाल करते हैं। मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब फोन उठाएं, फोन पे और कहे मुर्तजा तुम मेरे मेयर हो, कराची के मेयर हो, अभी 100 अरब रुपए तुम्हें दे रहा हूं। मतलब अगर तो वो कह रहे हैं कि ये साहब नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, अगर तो ये फंड्स मांगे गए हैं और अकाउंटेबल भी हैं तो आप दे दें फंड्स। मतलब वो कह रहे हैं ना कि आस्क मी ऑल द क्वेश्चंस, देन यू विल बी अकाउंटेबल फॉर इट। यस एब्सोल्युटली। तो हमने ये फोरम यूज किया टू एक्चुअली आपकी बात हम मजीद आगे पहुंचाने के लिए, बिकॉज शहर ऑब्वियसली कराची इज द, जिसको कहते हैं इट्स द बीटिंग हार्ट ऑफ पाकिस्तान। वाकई कराची के जो मसले हैं, डिस्पाइट ऑल द मसले, इट्स द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जो चल रहे हैं, तो ये चीजें हम इग्नोर नहीं कर सकते। प्लीज आप चूंकि कम हाथ आते हैं, उनकी डेडलाइन बताएं, कब खत्म हो जाएंगे शारे भुट्टो, कब तक शारे भुट्टो का कायदाबाद का फेज, मैं बताता हूँ, शारे भुट्टो इंशाल्लाह कायदाबाद का फेज जो है जंक्शन, वो हम अप्रैल के मिड में इंशाल्लाह 15 अप्रैल तक उसको पब्लिक के लिए खोल देंगे, which is less than a month away। एब्सोल्युटली। उसके बाद जो उसका काठोर विच इज द कल्मिनेशन पॉइंट, द एंड 38 किलोमीटर्स, वो इंशाल्लाह हम 31 दिसंबर 2025। तो दिस इज़ ए कमिटमेंट बीइंग मेड टू द पीपल ऑफ कराची। उसी शारे भुट्टो के साथ आपका जो जाम सादिक के नाम से एक पुल है, वहाँ पे एक नया पुल बनाया जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसको स्पेयर हेड कर रही है। इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट आपका 14 अगस्त से पहले डिलीवर किया जाएगा। कोरंगी कॉजवे का ब्रिज जो कि इनंडेट हो जाता है बारिशों के दिनों में, जो कि CBM इब्राहिम हैदरी की तरफ, इंडस हॉस्पिटल की तरफ जाता है, इंशाल्लाह 22 सितंबर ऑफ दिस ईयर दैट विल बी कंप्लीटेड। मैंने आपको मीना बाज़ार अंडरपास बताया है कि मीना बाज़ार अंडरपास इंशाल्लाह जो फंड्स का इशू था वो हमने रिजॉल्व कर लिया है। अगस्त सितंबर वी आर लुकिंग एट हब कनाल 100 MGD का नया इंफ्रास्ट्रक्चर 14 अगस्त 2025 इंशाल्लाह उसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। सेवरेज ट्रीटमेंट गटर बागीचा का हमारा 35 मिलियन गैलन्स पानी की प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट अगस्त 2025 इंशाल्लाह इट विल बी डिलीवर्ड। कराची शहर की गली मोहल्लों को ठीक करने के लिए, स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए हमने जो पैसे मुख्तस किए हैं, पैसे आर अवेलेबल, हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। Things are happening. Do you ever see Karachi without tankers being transported for water here and there? 10 साल 5 साल इसके लिए the way and manner the population is increasing ना, अब बड़ा मुश्किल है। मैं ऐलान कर दूंगा कल, आप मुझसे पूछेंगे। मिनिमाइज हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि कराची की पानी की जो रिक्वायरमेंट है और सप्लाई है उसमें 50% का शॉर्टफॉल है। तो शॉर्टफॉल को जब तक आप मिटिगेट नहीं करेंगे, एक मिटिगेट हम हब डैम के जरिए कर रहे हैं। एक हब डैम वाला पानी कहाँ जाएगा? क्योंकि बीच में से इतनी लाइन पंचर हो जाती है कि वो पानी सर्दन साइड ऑफ द सिटी पे लियारी नहीं आता, डिफेंस नहीं आता, क्लिफ्टन नहीं आता। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो हब कनाल का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, औरंगी, मंगोपीर साइट इंडस्ट्रियल एरिया होगा, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी, बल्दिया, ये एरिया सबसे बड़े बेनिफिशियरी। कुछ फ़ायदा ओल्ड सिटी एरिया को होगा, कुछ फ़ायदा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को होगा। जो लियारी की आपने बात की, लियारी के लिए एक एलिवेटेड लाइन लेके आ रहे हैं हम लियारी नदी से, जिससे पानी की चोरी जो अभी होती है ना उसकी रोकथाम होगी, बिकॉज वो एलिवेटेड होगी, वो चोरी उसके ऊपर हो नहीं पाएगी। उसके ऊपर भी तेज़ी से काम चल रहा है। होपफुली वी शुड बी एबल टू एड्रेस दैट। जो आपने क्लिफ्टन डिफेंस वाली आपने बात की, उसके ऊपर भी एक स्पेशल प्रोजेक्ट हमने कंसीव किया है, जो कि मलिर एक्सप्रेसवे के साथ जो बंद है हमारा,
उस पर एक डेडिकेटेड लाइन हम डमलोटी की तरफ लाने का सोच रहे हैं। तकरीबन कोई 9 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, वो मैंने इसमें शामिल नहीं किया। क्यों नहीं शामिल किया? क्योंकि मैं समझता हूँ ये प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी है। जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स गवर्नर साहब को हाईलाइट किए हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो किसी ना किसी तरीके से वफाक के साथ रिलेटेड हैं। कि नॉर्दर्न बाईपास बन जाएगा तो वफाक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी KMC खुद नहीं कर सकती। अगर आपके पाकिस्तान क्वार्टर्स, जहांगीर क्वार्टर्स को आप ठीक कर देंगे, मार्टिन क्वार्टर्स को आप ठीक कर देंगे, ये फेडरल गवर्नमेंट इस एरिया को कंट्रोल करता है। अगर रेलवे की ज़मीनों के ऊपर आप वर्टिकल प्लाजाज बना देंगे, फंडिंग मैं कर लूँगा, चलें मैं पैसे ले आऊँगा, आप रेलवे को अहकामात दें कि दे डोंट कम इन द वे ऑफ कराची एडमिनिस्ट्रेशन, दे सपोर्ट अस। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो फराख दिली प्राइम मिनिस्टर साहब, ये सारे प्राइम मिनिस्टर्स इस्लामाबाद के लिए, लाहौर के लिए, फैसलाबाद के लिए, सियालकोट के लिए, मुल्तान के लिए दिखाते हैं। अच्छा, एक और जिम्मेदारी है हम सबकी, शहरियों की भी और सबकी, मतलब ये शहर समंदर एक अमानत है अल्लाह की हमें, और समंदर का जो हमने हशर किया है और कर रहे हैं वो भी अलमान अल हफीज़। मतलब मेडिकल फजला उसमें जाएगा, इंडस्ट्री का फजला उसमें, उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, हाँ, कि सीवेज ट्रीटमेंट के ऊपर हम काम करें। एक हमारा मौरीपुर का जो TP1 है उसको हमने ऑपरेशनलाइज किया टू द एक्सटेंट अ डे, दैट मीन्स 5 करोड़ 40 लाख गैलन डेली हम ट्रीट कर रहे हैं। गटर बागीचा पे जो हमारा है ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ पे 35 MGD को इंशाल्लाह बाई जुलाई अगस्त हम ऑपरेशनलाइज कर देंगे, प्राइमरी सेकेंडरी। नाउ द गुड न्यूज़ दैट वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इज़ कि वो जो आपका गटर बागीचे का आपका ट्रीटमेंट प्लांट है, दैट इज़ सिचुएटेड राइट नेक्स्ट टू योर साइट इंडस्ट्रियल एरिया। हम चाह रहे हैं इसके ऊपर काम करें कि वो जो प्राइमरी सेकेंडरी, ताकि आपका मीठा पानी जो है वो शहरियों के लिए बचे और आप रिसाइकल्ड पानी या सेकेंडरी ट्रीटेड पानी जो है आपकी सनतों में इस्तेमाल कर सकें। तो इसके 2 फ़ायदे हैं, एक आप अपने समंदर को, मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो पाएंगे, और दूसरा उसका फ़ायदा ये होगा कि मीठा पानी आप बचाएंगे शहरियों के लिए और रिसाइकल्ड पानी आप इस्तेमाल करेंगे अपनी सनती ज़रूरियात के लिए। ना ये सनतें चलती हैं तो एक्सपोर्ट होता है, चीज़ें डॉलर आते हैं। तो मैं वज़ीर आज़म से जब कहता हूँ कि यार साडा भी राइट है, हाँ साडा कराची है। अच्छा, एक फाइनल एक चीज जिसमें ऑब्वियसली इन्वेस्टेड हैं कराची के लोग, सेफ सिटी, जिसका हम हर दफा जिक्र करते हैं, हर दफा वो खंबे शंबे लगे हुए नजर भी आ रहे हैं, लेकिन कोई फाइनल डेट दे जाए। 31 दिसंबर 25 तक आपको जो मेजर हमारे आर्टरीज कर लिए जाएंगे। सिर्फ खंबे नहीं लगे अब्दुल्ला, और कैमरे भी लग गए हैं उसके ऊपर, कुछ जगह लग गए, हमने देखा है। तो वो काम चल रहा है, उसकी फंडिंग के जो इशू थे, प्रोक्योरमेंट की जो इशू थे, उनको रिजॉल्व कर लिए गए। नाउ थिंग्स आर मूविंग, थिंग्स आर हैपनिंग। कुछ टेंजिबल रिजल्ट आपको इस साल इंशाल्लाह नज़र आ जाएगा, और इंशाल्लाह जो बाकी सी कल्मिनेशन, ताकि पूरा शहर इसके एम्बिट में आ जाए, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। चलें, कुछ गुजारिशात तो मेयर साहब ने कर दी है वज़ीर आज़म से। एक गुजारिश हमारी अपनी है जो कि हम अक्सर करते रहते हैं, वज़ीर आज़म साहब सखर से पीछे हैदराबाद तक मोटरवे प्लीज बना, और हैदराबाद कराची को भी ठीक करें ना, वो भी कराची को भी ठीक कर दें। वो मोटरवे नहीं है वज़ीर आज़म साहब, आप तो एक्सपर्ट हैं, आपका खानदान एक्सपर्ट है मोटरवेज बनाने में। K4 की जो फंडिंग है उसको भी यकीनी बना लें। अच्छा, और साथ एक मेरी वो कराची हुकूमत से भी एक रिक्वेस्ट डाल दें, जो कराची की सड़कें हैं उनको भी ठीक कर, प्लीज आप ठीक कर दें। ये बिल्कुल सही है, बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा और काम होने की ज़रूरत है। रेस्ट अश्योर्ड वी आर ऑन इट, वी आर माइंडफुल ऑफ दिस एस्पेक्ट कि इसको चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। हम भी काम करें, टाउन्स को भी काम करने की ज़रूरत है। हमारे साथ में एक टाइमलाइन सेट कर लें, आप हर 3 महीने बाद आके हमें बताया करें कि आपने क्या कर लिया और कहाँ पे हैं। वैसे मैं जो भी करता हूँ वो मैं चूंकि सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा हूँ, एक्टिव हूँ, बट अगेन पॉइंट टेकन, आई एम रेडी एंड विलिंग टू कम। ठीक है, हम आपसे सवाल ज़रूर करना चाहेंगे और आवाम को बताना चाहेंगे जो इस शहर में रहने वाले हैं कि क्या प्रोग्रेस हो रही है। जी, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर साहब, थैंक यू गवर्नर साहब, 100 अरब रुपए आप इन एडवांस थैंक यू, इन एंटिसिपेशन ये थैंक यू है। ओके जी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। बाय द वे, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सी यू। भाई ये सुनिए क्या क्या हो रहा है, पता नहीं रोज़ा ज़्यादा लग रहा है लोगों को। निजी एयरलाइन की परवाज़ में फ़ज़ाई मेज़बान से, यानी एयर होस्टेस जिन्हें आप कहते हैं, उनसे झगड़ा करने पर बाप बेटी को ऑफलोड कर दिया गया है। अब ये अपडेट है कमिश्नर कोयटा की, अब साबिका हैं ये, हालिया हैं ये, हम ज़रा आपको बता देते हैं। साबिका कमिश्नर कोयटा की बेटी ने मुबैना तौर पर खातून फ़ज़ाई मेज़बान को नाक पर मुक्का मारा है, ज़ख्मी हो गई है एयर होस्टेस। साबिक कमिश्नर कोयटा अपनी बेटी के साथ परवाज़ में सफ़र कर रहे थे। खातून फ़ज़ाई मेज़बान
कप्तान ने मुसाफिर खातून से सीट बेल्ट बांधने और मेज बंद करने का कहा। We need to know more about this. तारिक अबुल हसन हमारे साथ ही हैं। तारिक साहब, मतलब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ एग्जैक्टली ये वाकया हुआ, कहाँ इन्हें ऑफलोड किया गया? जी से इस मामले की शुरुआत जो है वो क्वेटा एयरपोर्ट से ही हो गई थी, जब ब्रीफिंग के दौरान भी जो है वो इन बाप बेटी ने ब्रीफिंग काउंटर पर हमले से झगड़ा किया और खासा एयरपोर्ट पर शोर शराबा किया। उसके बाद जब ये लोग तैयारे में सवार हो गए और तैयारा पुशबैक हो गया था, तो उस वक्त एयर होस्टेस ने, जिस तरह आमतौर पर ऐलान होता है, तमाम पैसेंजर से कहा गया कि वो अपनी सीट बेल्ट बांधें, सीट। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई तो ये खातून जो एक साबिक कमिश्नर क्वेटा की साहिबजादी हैं, इन्होंने जो है वो तैयारी के अंदर खासा शोर शराबा शुरू कर दिया। जब इनसे बैठने को कहा गया तो इसके बावजूद भी ये नहीं मानी और जहाज इस दौरान टैक्सी करते हुए टेक ऑफ पॉइंट की तरफ चला गया था, जहां से उसने टेक ऑफ के लिए रन करना था जहाज ने। लेकिन जब जहाज के अंदर सूरत हाल मुस्तकिल खराब हो रही थी और ये खातून मान नहीं रही थी और इनके जो वालिद थे वो भी खासा शोर कर रहे थे तैयारे में, तो तब जो है वो कप्तान को बताया गया, एयरहोस्टेस की तरफ से कप्तान ने फिर जो है वो कंट्रोल टावर को बताया और तैयारे को टेक ऑफ पॉइंट से वापस ले आए। और फिर वहां पर एएसएफ को तलब करके जब इनसे कहा गया कि आप ऑफलोड हो जाए क्योंकि आप दूसरे मुसाफिरों के लिए मुश्किल बन रहे हैं, तो इस पर एक खातून को गुस्सा आ गया। उन्होंने एयरहोस्टेस के नाक पे मुक्का दे मारा, जिससे उनकी नाक फट गई और खून जारी हो गया और एक दांत भी टूट गया। इस दौरान जो है वो एएसएफ ने दोनों बाप बेटी को हिरासत में ले लिया था, लेकिन उसके साथ ही फिर क्वेटा की इंतजामिया जो है वो हरकत में आ गई और खासा दबाव डाला गया एयरपोर्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी और एयरलाइन के ऊपर भी कि इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। और फिर उसके बाद जो है वो एक माफीनामा लिखवाया गया दोनों बाप बेटी से और कमिश्नर क्वेटा खुद मौजूद थे जो मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी के बाद जो है वो इन्हें बगैर मतलब इस सारी बात में मुझे बात ये समझ आई है कि जिसने मुक्का मारा था, जिसने दांत भी तोड़ दिया था, बाय द वे एयर होस्टेस का नाक भी दांत भी सब कुछ, उसको छोड़ भी दिया गया। मतलब ये राजीनामा हो गया अल्टीमेटली हर चीज का। ये एक आई एम सॉरी एक कैंसर है ये सुलहनामा, हमारे मुल्क के लिए ये सुलहनामा जो है ये एक कैंसर है। हर मतलब जगह सुलहनामा दुनिया के किसी और मुल्क में होता तो क्या डैमेजेस और क्या कॉम्पनसेशन मिलती है उस एयर होस्टेस को, और क्यों कर रहे हैं आप लोग सुलह, जिसका मतलब करियर का भी एक हिस्सा है, शी हैज टू बी प्रेजेंटेबल, उसका दांत आपने तोड़ दिया और ऑफेंस, मतलब आपने किसी के ऊपर हाथ उठाया और फिर सुलह होगी है। एनीवे वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट, हम इस पे मजीद ज़रा कल बात करने की कोशिश करेंगे बिकॉज अच्छा जी, अभी हम जरा क्रिकेट की बात करेंगे। जवाज़ हो या ना हो, भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ आपको पता है प्रोपेगेंडा करने के बहाने ढूंढता रहता है। आजकल भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए तारीखी चैंपियंस ट्रॉफी इंतहाई घाटे का सौदा साबित हुई है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स तामीर किए, दीगर कामों पर अरबों रुपए खर्च किए, मगर आमदनी इतनी कम हुई है, अरबों कमाए नहीं। तो इस किस्म की बातें हो रही हैं जो कि हमें भट्टी साहब बता सकते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। मतलब भट्टी साहब, आपको पता है वी वोंट गेट इनटू इट, आपको पता ही है खबर क्या चल रही है, बट इज देयर एनी ट्रूथ इन इट कि हम लॉस में ही गए हैं? देखिए हुमा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी फराख दिली का मुजाहरा किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहकर 9 इंडियन सहाफी थे जिनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के वीजे दिलवाए। वो पाकिस्तान आए और उन्होंने जाके पाकिस्तानी की मेजबानी की तारीफ की। हालांकि भारत की टीम तो पाकिस्तान में थी नहीं, लेकिन अब भारत में जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई है, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू हो गया। देखिए स्टेडियम का बनाना, चैंपियंस ट्रॉफी एक रीजन तो था, लेकिन हमें हमारे स्टेडियम्स की जो हालत थी, स्टेडियम को बनाने को चैंपियंस ट्रॉफी की कॉस्ट में तो नहीं डाला जा सकता। इट इज अ परमानेंट एसेट, इट इज वेरी कॉमन सेंस। नहीं, लेकिन उन्होंने तो ये बात का पतंगड़ बनाना था जी। कैरी ऑन। उन्होंने इसको रिलेट किया इससे हुमा। देखिए पाकिस्तान को आईसीसी से हर साल जो आईसीसी की सालाना आमदनी है उसके 2 शील्ड मिलते हैं। एक जनवरी में किस्त आती है 7.5 या कुछ जो आईसीसी की टोटल आमदनी का हिस्सा है, एक जनवरी में उसका हिस्सा आता है, फिर जुलाई में दूसरी किस्त आती है। लेकिन जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी का ताल्लुक है, पाकिस्तान और आईसीसी के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था, पाकिस्तान को $60 लाख इस टूर्नामेंट की होस्टिंग राइट्स के पैसे मिलने हैं, तो वो तो पाकिस्तान के तय थे। फिर पाकिस्तान को जो गेट मनी थी वो सारी पाकिस्तान का हिस्सा थी।
पाकिस्तान ने अपने मुल्क में 10 मैचेस होस्ट किए, उनमें से 3 मैचेस जो थे वो बारिश से मुतासिर हुए, उनमें से शायद 2 मैचों के टिकट रिफंड करना पड़े, लेकिन बहरहाल जो 8 मैच हुए वो पैसे पाकिस्तान को मिलेंगे। अब जो दुबई के 5 मैच थे जिनमें सेमीफाइनल और फाइनल भी था, तो उन 5 मैचों में अभी चूंकि दुबई प्राइवेट पार्टी का स्टेडियम है, उनको पैसे देने हैं, वहां पर जो लोग हायर किए हुए थे उनको पैसे देने हैं, तो अभी ऑडिट होने के बाद वो पैसे भी पाकिस्तान को आएंगे। अब भारतीय मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है अब्दुल्ला हुमा, आईसीसी ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले $70 मिलियन की रकम एलोकेट की थी। इस इवेंट की कॉस्ट टोटल जो थी वो $70 मिलियन थी, जिसमें जहाजों के पैसे थे, होटल्स के किराए थे, प्राइज मनी उसमें शामिल थी, ब्रॉडकास्ट के पैसे थे, इवन जो चार्टर्ड फ्लाइट्स थी उसके पैसे भी आईसीसी ने उन $70 मिलियन में से अदा किए। तो अब पाकिस्तान ने अगर 14 अरब रुपए लगाकर अपने स्टेडियम को बेहतर कर लिया तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है मेरे ख्याल में। आईसीसी जी अच्छा, ये बड़ी मुझे इस बात पे हमें भी हैरानगी हो रही थी, बिकॉज ऐसी खबरें वहाँ से आ रही हैं। ख़ास तौर पे हमें इस बात की भी तकलीफ थी कि हमने उनके सहाफ़ियों को आने दिया और फिर वो आए और फिर वो ये सब कुछ वो उनको एंटरटेन भी किया। यस, वो तो हम कोई भी आ जाएगा हम एंटरटेन करेंगे, लेकिन वो वापस गए इस किस्म की चीज़ें लिख रहे हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट हमारी ज़ैनब अब्बास को किस तरह वहाँ से निकाला था इंडिया से, जस्ट बिकॉज पहले की थी। सो ये एक कंपैरिजन मैं यहाँ रखना ज़रूर चाहती थी। भट्टी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हमें ब्रेक लेनी है। फराख दिल है बस, आपको बताइए, मेहमान नवाज भी हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा जी, अभी हम जाएंगे अटक। चलें। और वहाँ पे बाजार में पता लग रहा है कि लोग अटक रहे हैं जगह जगह मतलब खरीदारी के लिए पसंद आ रही हैं चीजें उन्हें। वॉच प्लीज। कितना बुरा था मेरा बहुत। अटक के मेन बाजार में और जहाँ पर खरीदारों की काफ़ी रश लगा हुआ है, ईद की आमद है और रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा करीब है। काफ़ी तादाद में लोग ख़रीदारी में मसरूफ़ है। यहाँ पे ईद की ख़रीदारी के लिए आज से ही रश लगा हुआ है और काफ़ी तादाद में शहरी घरों से निकले हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे जो ख़रीदारों से हमारा बात हुआ, उनका कहना था कि कपड़ों का सिलसिला तकरीबन मुकम्मल हो गया है और इसके बाद अभी बच्चों के लिए शूज़ और दीगर चूड़ी और मेहंदी ये सिलसिला भी शुरू है। बाज़ार में काफ़ी रश लगा हुआ है। ईद की ख़रीदारी के लिए यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग मौजूद है। दूसरी तरफ शहरियों ने ये गिले शिकवे भी किए कि आज इसी दफ़ा तकरीबन महंगाई का शरह भी ज़्यादा है, तो इसी वजह से थोड़ा सा। बहुत शुक्रिया बादशाह खान। अच्छा, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड टू सी। रश पड़ा हुआ है, अच्छी बात होती है रश पड़ना। वी विल सी यू टुमारो। सी यू।